हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, जो कि हमारा पैथोजेनेसिस आता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, हम उसे पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज के, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो फर्स्ट हमारे पास है अस्थमा। तो अस्थमा की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? अस्थमा इज द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द एयरवेज दैट कॉजेज नारोइंग एंड swallowing ऑफ द एयर पासेज। ओके, जो हमारा एयर ट्रैकेकार्डिया होता है उसके अंदर जो एयर पासेज होता है, तो उसको उसमें अगर स्वेलिंग हो गई या फिर वो जो नैरोइंग ट्यूब जो है अगर वो नैरोइंग हो गई, तो उस टाइम उस पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। ठीक है, अगर वो हमारे ट्रैकाकार्डिया की जो भी ट्यूब है वहाँ पर अगर वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, तो वहाँ पे पेशेंट, जो भी हमारा पेशेंट होगा या फिर जो भी हमारा हेल्दी पर्सन होगा, तो उसको जो लाइक कौन कौन सिम्टम्स आएंगे वहाँ पे, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, वो अच्छे से वहाँ पर ब्रीदिंग नहीं कर पाता, फिर चेस्ट पेन भी आ सकता है, उसको कफ आ सकता है, विजिंग आ सकता है। तो ये सभी वहाँ पर सिम्टम्स उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से कॉजेस है क्यों उसको अस्थमा डिसीज हो सकता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से, या फिर कोल्ड एयर की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से उसको यहाँ पर ये डिसीज हो सकता है। अब वहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप ऑफ द अस्थमा है, तो हमारे पास टोटल 2 टाइप्स ऑफ द अस्थमा है। वन इज द एक्सट्रिंसिक अस्थमा, जो कि हम इसे एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं, और सेकंड वन है इंट्रिंसिक अस्थमा, जो कि नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। ठीक है, फर्स्ट हम जाते हैं इंट्रिंसिक एलर्जी की तरफ। ओके, इंट्रिंसिक एलर्जी क्या होता है, वो सॉरी इंट्रिंसिक अस्थमा और एलर्जिक अस्थमा क्या होता है? ये अगर किसी डस्ट या पोलन या फिर स्मोक की वजह से होता है, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट यूजुअली बिगिंस इन द चाइल्डहुड और अर्ली अडल्टहुड। चाइल्डहुड के अंदर भी हो सकता है और अडल्टहुड के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, आईजी इमीडिएट यहाँ पर हो सकता है, वो एक आईजी मेडिएटेड होता है इसके अंदर। इंट्रिंसिक अस्थमा क्या होता है, जो कि नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, ये हमारे एलर्जीज के रिलेटेड नहीं होता। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? लेकिन स्ट्रेस की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोल्ड ईयर के यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर पेशेंट को होता है, उसी को हम इंट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं। यूजुअली डेवलप्ड इन द लेटर चाइल्डहुड, तो ये लेटर चाइल्डहुड के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पास पैथोजेनेसिस ऑफ द अस्थमा। अब पैथोजेनेसिस अस्थमा मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। तो पैथोजेनेसिस क्या होता है अस्थमा का, देख लीजिए यहाँ पर। एंट्री ऑफ द एलर्जन मीन्स अगर हमारे मुंह के अंदर कोई डस्ट या फिर पोलन या फिर स्मोक वहाँ पर इंटर हो जाता है, या फिर ट्रैकिया के अंदर इंटर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो TH2 लिम्फोसाइट वहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है? नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ द IG एंटीबॉडी। ओके, हमारे बॉडी के अंदर IG का एंटीबॉडी वहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता है बाय द लिम्फोसाइट। सो कौन प्रोड्यूस करते हैं? तो लिम्फोसाइट वहाँ पर उसे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है? वो IgE जो है वो मास्ट सेल के साथ वहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। ओके, मास्ट सेल यानी कि रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, तो उसके साथ वो बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद यह क्या करते हैं? सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। बाद में डीग्रैन्युलेशन ऑफ द मास्ट सेल, जो भी हमारा मास्ट सेल है उसका डीग्रैन्युलेशन होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। डीग्रैन्युलेशन यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद क्या होता है? वो कुछ मेडिएटर्स वहाँ पे रिलीज करता है। ठीक है, मास्ट सेल का डीग्रैन्युलेशन होने के बाद वो कुछ मेडिएटर्स रिलीज करते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन हो गया, या फिर ल्यूकोट्राइनिन्स हो गया, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, फिर सीरोटोनिन हो गया। ये कुछ मेडिएटर्स वहाँ पर रिलीज़ करते हैं। मेडिएटर्स रिलीज़ करने के बाद क्या होता है? वहाँ पर हमारे पास एयरवेज जो है हमारा, वह इन्फ्लामेशन हो जाता है एयरवेज के अंदर, जैसे कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, म्यूकस सिक्रेशन, या फिर इडीमा हो सकता है। तो ये सभी एयरवेज इन्फ्लामेशन होता है। एयरवेज इन्फ्लामेशन होने के बाद पेशेंट को वहाँ पर अस्थमा डिसीज हो जाता है। तो ये इसका पैथोजेनेसिस है। तो पैथोजेनेसिस पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 2 या
3 मार्क्स के लिए, या फिर टोटल आस्थमा यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम, इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, वीजिंग, ओके, वीजिंग यानी वीजिंग माने कि वेस्लिंग ऑफ द साउंड वाइल द ब्रीदिंग, ओके। नेक्स्ट स्लीपिंग ट्रबल, कफ, तो ये सभी यहाँ पर सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को, जिसको आस्थमा हो सकता है उस पेशेंट को। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट है आस्थमा के लिए, कौन कौन से ट्रीटमेंट है, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी। यहाँ पर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर, अवॉइड टोबैको, अवॉइड अल्कोहल जो आता है उसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसके अंदर, मतलब ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि वहाँ पर आप ब्रोंको डायलेटर्स भी वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये अस्थमा रिलेटेड था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसीज यहाँ पर कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।